हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा होगा कि आज जो है हम प्राचीन काल का झारखंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट। प्राचीन काल में झारखंड। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा शायद कुछ गलती से बोल दिया था कि ये प्राचीन काल का जो इतिहास है वो खत्म हो चुका है, तो वो मैंने गलती से कह दिया था। ठीक है, इसका थोड़ा सेगमेंट और भी बाकी है। तो हमने जो पिछले वीडियो में है वहाँ हमने बौद्ध और देखिए, मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि बौद्ध धर्म हमने पढ़ लिया था, बौद्ध और जैन धर्म को। ठीक है, आज हम चलते हैं उसके आगे। ठीक है, चलिए। देख, जैसा कि आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है क्या, प्राचीन काल में झारखंड। ठीक है, तो प्राचीन काल में हमें सबसे पहले पढ़ना है मौर्य काल के बारे में कि मौर्य काल के समय जो झारखंड की स्थिति थी वो कैसी थी। तो मौर्य काल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो जनरली कि हम क्या पढ़ेंगे, तो मौर्य वंश के बारे, मौर्य वंश के बारे। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने घनानंद की हत्या करके, घनानंद जो कौन था, तो नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासक, नंद वंश का शासक। घनानंद की क्या कर देती क्या कर दिया जाता है, तो घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की, मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, नींव रखी। तो मौर्य वंश की स्थापना में जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौन कर रहे थे, तो उनके गुरु थे कौन, कौटिल्य, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य की सहायता से इन्होंने क्या किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी थी। ठीक है, कौटिल्य की सहायता से। कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, चलते हैं आगे हम। देखिए जब नंद वंश का जब शासन चल रहा था, तो उस समय जो घनानंद थे ना, तो घनानंद की सेना में झारखंड की भी जनजाति ये सब शामिल थी। ठीक है, घनानंद की सेना में, घनानंद की सेना में, घनानंद की सेना में झारखंड की, झारखंड झारखंड की जनजातियां, झारखंड की जनजातियां तथा यहाँ के हाथी, हाथी भी, हाथी भी शामिल थे, हाथी भी शामिल थे। लेकिन जब घनानंद की क्या हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, जब ये नहीं रहता है, ठीक है, तो यहाँ इसके जगह कौन आ जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है। कौन आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी सेना जो है, अब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कौन आएंगे, तो झारखंड की जनजाति और यहाँ के हाथी। ठीक है, यहाँ के कौन आएंगे, तो हाथी। जो आपको किताबों में देखने को मिलता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में झारखंड की जनजातियां और कुछ क्या होंगे, तो हाथी होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कौटिल्य, देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे। यहाँ पे किनका नाम आया, कौटिल्य। तो कौटिल्य का अगर नाम आया है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी आएगा। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में झारखंड को, झारखंड को कुक्कुट, कुक्कुट या कुक्कुट देश, कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने इसका
ऐतिहासिक परिचय पढ़ाया था, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय जब मैंने पढ़ाया था उसी समय मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कौटिल्य ने क्या लिखा है अपने बुक में, यानी कि जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है कि कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें प्रमुख जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं, निर्वाचित। प्रमुख क्या होते हैं, निर्वाचित, यानी कि इलेक्टेड होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति तो प्रमुख हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, तो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो ये जो शासन प्रणाली है वो भारत में भी है, भारत में भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, एक मिनट, इन्होंने क्या किया था, एक आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, ठीक है। आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। तो एक मिनट, जो लोग नोट्स बनाते होंगे उनके लिए दिक्कत हो जाएगा इस तरह लिखने में। एक मिनट मैं इसे पहले लिख देती हूँ, उसके बाद आप समझ जाइएगा, ठीक है। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जनजातियों पर नियंत्रण रखने गला बहुत फंस रहा है, मॉर्निंग के टाइम में ऐसे ही दिक्कत होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनजातियों पर नियंत्रण रखने मगध के हित में इनका प्रयोग करने तथा मगध के हित में इनका प्रयोग करने तथा दुश्मन या शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकने हेतु आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, ठीक है। आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है आटविक नामक पदाधिकारी पे उसका नियुक्ति क्यों किया गया था, तो जनजातियों पर नियंत्रण रखने। कौन से जनजाति, तो झारखंड के जनजाति। मगध के हित में उनका प्रयोग करने और शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकने के लिए। मान लीजिए ये शत्रु से क्या करते हैं, अगर गठबंधन करते हैं तो इनके खिलाफ ये क्या करेंगे, तो साजिश रचेंगे, ठीक है। और युद्ध होगा तो बेसिकली है कि वो सारी चीजें खराब होगी जो पहले से सटीक तरीके से चल रही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए तो आपने देखा होगा बुक में कि कहीं इंद्र नामक नदियों का जिक्र किया गया है। इंद्र नामक नदियों का क्षेत्र ये आपको मिला कभी पढ़े अगर होंगे तो आपको ये मिला होगा, ठीक है। तो कौटिल्य ने क्या कहा है, एक मिनट, ये जरा हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप।
एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा। चलिए अब सब सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। देखिए कौटिल्य ने बताया था, चार्ज खोल दीजिए वहाँ से। कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक नदियों से इंद्र नामक नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। हीरे प्राप्त किए जाते थे। प्राप्त किए जाते थे। तो देखिए जो ये जो इंद्र नामक नदियां हैं, बेसिकली कौन सी नदियां होगी? ईब और शंख नदियां, ठीक है। तो ये जो शंख नदी है ना, ये आपको अगर आप मैप में देखेंगे, आपके बुक में होगा, और अगर बुक में नहीं दिया हुआ, किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। देखिए जो ये शंख नदी है, ये झारखंड के दक्षिण की ओर दक्षिण की ओर बहती हुई उड़ीसा में मिल जाती है। उड़ीसा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये है क्या? तो शंख नदी के बारे में है, ठीक है। देखिए ये जो मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ से क्या प्राप्त होते थे, तो हीरे, तो ये तो प्राचीन काल का ना बात है। ये आपका मध्यकालीन में भी इसका जिक्र होगा, ठीक है, जिसमें आपको एक राजा का नाम आपने सुना होगा, क्या? तो दुर्जन साल। जो दुर्जन साल थे उन्हें हीरे का पारखी माना जाता था। तो मान लीजिए अगर उन्हें हीरे का पारखी माना जाता था, तो मतलब क्या कि आसपास में ही कहीं हीरे मिलते होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हीरो की चर्चा जो है वो मुगल कालीन इतिहास में भी देखने को मिलती है, जिसमें जो कोकरा के जो राजा हैं, या मैं इसे लिख ही देती हूँ कि हीरो की चर्चा मध्यकालीन इतिहास में भी देखने को मिलता है। देखने को मिलता है, जिसमें पोखरा के राजा पोखरा के नागवंशी नागवंशी राजा कौन? अच्छा, कोकरा के नागवंशी राजा को जमींदार ए खान आलमा ठीक है। मैं इसे कुछ थोड़ा अलग पेन से इसे मैं बता देती हूँ ताकि वो आपको इजीली देखिए जमींदार ए खान आलमा, ठीक है। कोकरा के जो नागवंशी राजा थे उन्हें जमींदार ए खान आलमा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। जमींदार ए खान आलमा कहा गया था, ठीक है। तो जमींदार ए खान आलमा का मतलब क्या होता है? तो हीरो के खान का मालिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ जैसे बताया कि कोकरा के नागवंशी राजा, ठीक है। तो इसमें एक आपके जो आएंगे वो दुर्जन साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, किसके लिए? तो हीरो के लिए, राजा दुर्जन साल, ठीक है। तो
ये इन्हें कहा जाता था, इन्हें माना जाता था कि ये हीरे के पारखी हैं, इन्हें हीरे की क्या है तो अच्छी क्या बोल सकते हैं कि पहचान है, हीरे की अच्छी पहचान है, ठीक है। और ये सबसे अधिक फेमस भी हुए इन्हीं हीरो के वजह से, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में। अगर यहाँ पे बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। और अभी हम प्राचीन काल पढ़ रहे हैं, तो मध्यकाल इसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम दुर्जन साल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हो गया मौर्य काल, ठीक है। ये मौर्य काल हमारा तो कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं कि स्लाइड और किसका बना हुआ है। देखिए, सम्राट अशोक के शासनकाल में झारखंड, तो मौर्य काल में भी यही सम्राट अशोक भी आते हैं। तो सम्राट अशोक कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। तो इसमें जो है आपको मैंने पहले ही बताया था ऐतिहासिक परिचय में कि अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, शासन काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था, झारखंड को आटविक प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है, झारखंड को आटविक प्रदेश कहा गया है, आटविक प्रदेश कहा गया है, ठीक है। तो आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे आटविक प्रदेश, एक मिनट पेन जरा चेंज कर लेते हैं। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या आटविक प्रदेश, तो ये बेसिकली कौन सा क्षेत्र था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मैप में। इसके लिए मुझे कलर दूसरा चूज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, आप जो ये एरिया यहाँ पे जो मैप देख रहे हैं ना, आप सबको मैप में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका एरिया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, ये जो एरिया है ये है बघेलखंड, ठीक है। यहाँ पे आपका स्थित है बघेलखंड। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैप में थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन एरिया इसका कुछ छोटा है, ठीक है। इसे मिटा के फिर से कर देते हैं। जैसे ये जो एरिया है, ये एरिया है बघेलखंड का। तो बघेलखंड में क्या आपका जो झारखंड का भी कुछ एरिया क्या था तो शामिल था। और यहाँ से लेकर उड़ीसा तक, यहाँ से लेकर उड़ीसा तक का एरिया ही पूरा क्या कहलाता था, तो वो आटविक प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था, आटविक प्रदेश, जिसमें झारखंड का भी कुछ क्षेत्र क्या था तो शामिल था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आटविक प्रदेश में क्या था, तो बघेलखंड, बघेलखंड से उड़ीसा, उड़ीसा तक का, उड़ीसा तक का क्षेत्र, जिसमें झारखंड क्षेत्र भी क्या था तो सम्मिलित था। झारखंड क्षेत्र भी, क्षेत्र भी, एक मिनट, झारखंड क्षेत्र भी सम्मिलित, झारखंड क्षेत्र भी शामिल था, ठीक है। देखिए, अशोक का जो था यहाँ पे डायरेक्टली आपका शासन नहीं चल रहा था, ठीक है। जैसे कोई अगर राजा है जो वहीं पे रह के क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, लेकिन अशोक का जो था वो यहाँ पे क्या था तो इनडायरेक्टली शासन था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण, ठीक है। डायरेक्टली या डायरेक्ट कंट्रोल लिख सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल, सॉरी इनडायरेक्ट कंट्रोल, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नियंत्रण, ठीक है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण तो था, लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि यहाँ की जनजातियों का भी, यहाँ की जनजातियों को भी, यहाँ की जनजातियों को भी मेरे धर्म का, मेरे धर्म का, धर्म या तो फिर धर्म, ठीक है, मेरे धर्म का पालन करना होगा, मेरे धर्म का पालन करना होगा, ठीक है। तो ये जो धर्म ये सब के बारे, अशोक का जो धर्म है वो सब हम प्राचीन काल जब मैं स्टार्ट करूंगी
भारत का प्राचीन इतिहास, तो उस समय मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। अभी खैर हम लोग का अभी झारखंड जीएस चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ आ गए हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारा मौर्योत्तर काल में झारखंड है, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल का मतलब क्या कि मौर्य काल के बाद का समय, बाद का समय, और गुप्त काल से पहले, गुप्त काल से पहले का समय, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो टाइम पीरियड आएगा ना, यही आएगा क्या, मौर्योत्तर काल, ठीक है। चलिए देखते हैं। मौर्योत्तर काल में भी विभिन्न जो विदेशी वो कहाँ आए थे, तो झारखंड में भी आए थे, ठीक है। मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में विभिन्न विदेशी मौर्योत्तर काल में विभिन्न विदेशियों, लिख लीजिए, विभिन्न विदेशियों ने झारखंड में अपना वंश स्थापित किया, अपना वंश स्थापित किया, ठीक है। जिसमें कौन थे, तो कुषाण वंश, जिसमें कुषाण वंश का कनिष्क भी शामिल था, ठीक है। देखिए कुछ अवशेष हमें प्राप्त होते हैं या प्रतात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि भारत का क्या है, तो विदेशों के साथ क्या था, तो व्यापारिक संबंध था। तो अगर भारत के साथ अगर व्यापारिक संबंध अगर है, तो झारखंड के साथ में भी होगा कि नहीं, होगा ना, ठीक है। तो देखिए रांची से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, रांची से कनिष्क के सिक्के, अरे यार क्या क्या हो जाता है। रांची से कनिष्क के सिक्के यानी कि कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे जो है वो है हमारा सिंहभूम से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, सिंहभूम से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, इंडो-सीथियन सिक्के क्या हुए हैं, तो प्राप्त हुए हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा कि रांची से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं, सिंहभूम से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, पहले हम क्या करते हैं कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है नहीं। चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के, ठीक है। देखिए मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि मौर्योत्तर काल में विभिन्न विदेशियों ने क्या किया था, तो झारखंड में अपना वंश स्थापित किया था, ठीक। तो अगर वंश स्थापित करेंगे तो यहाँ पे शासन भी तो करेंगे, तो अगर शासन कर रहे हैं तो अपनी मुद्राएं भी चलाएंगे कि नहीं, चलाएंगे ना। तो अपनी मुद्राएं भी चलाएंगे, तो उन्हीं मुद्राओं में क्या हुआ, तो कनिष्क के सिक्के मिले, तो क्या पता चला कि कनिष्क ने यहाँ शासन किया होगा। रोमन सिक्के मिले तो रोमन साम्राज्य का यहाँ पे वंश स्थापित हुआ होगा। इंडो-सीथियन सिक्के मिले, क्या पता चल रहा है इसे कि अगर भारत में क्या हो रहा है, भारत का अगर
भारत का विदेशों से, भारत का विदेशों से व्यापारिक व्यापारिक संबंध, व्यापारिक संबंध होगा। इससे तो यही ना पता चल रहा, या तो व्यापारिक संबंध होगा या तो यहाँ क्या होगा, शासन किसी ने स्थापित किया होगा। तो अगर भारत में अगर विदेशों से व्यापारिक संबंध होगा तो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो तो झारखंड में भी तो पड़ेगा। अगर भारत में पड़ रहा है तो वो तो झारखंड के साथ साथ और अदर स्टेटों में भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे, जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं तो वो भी, वहां पे भी क्या होगा, इसका इफेक्ट जो है वो तो पड़ेगा ही ना। मौर्योत्तर काल में झारखंड। चलिए आगे जो स्लाइड बना हुआ है हमारा वो है गुप्त काल में झारखंड। ठीक है, गुप्त काल में झारखंड। तो देखिए जो गुप्त काल है ना, इसे गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा। एक मिनट, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट, ये पेंट करनी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसका जो अवशेष है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ कहाँ से पता चलता है कि गुप्त काल में झारखंड की स्थिति कैसी थी। तो हजारीबाग में एक मधुही पहाड़ जो है, हजारीबाग में मधुही पहाड़ सतगावा के आसपास बने मंदिर, व्हाइट वाला से अच्छा तो यही ज़्यादा दिखता है, नहीं हाईलाइट किया हुआ दिखता है थोड़ा। सतगावा के आसपास बने मंदिर पिठोरिया कहाँ स्थित है, जो रांची वाले लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो वो रांची में ही है। पिठोरिया में पहाड़ी में स्थित एक कुआं, पिठोरिया में पहाड़ी में स्थित कुआं। ठीक है, और रजरप्पा का जो छिन्नमस्तिका मंदिर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर गुप्तकालीन अवशेष हैं, गुप्तकालीन अवशेष हैं। ठीक है, इसको वाइट ही कर लेते हैं, इसका यूज़ हम लोग हाईलाइटर की तरह करेंगे, इससे आँख में थोड़ा दिक्कत होता है तो ज़्यादा ही अजीब दिखने लगता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग कि ये तो हमें पता चल गया कि गुप्त काल में जो अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो हजारीबाग का जो मधुही पहाड़ है, सतगावा के आसपास बने जो मंदिर हैं, ठीक है, पिठोरिया जो कि रांची में है, वहाँ पे भी एक पहाड़ी में स्थित कुआं है, रजरप्पा का जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि गुप्त काल में जहाँ, एक मिनट, गुप्त काल एक मिनट, गुप्त काल नहीं, गुप्त वंश के एक शासक थे, कौन? तो समुद्रगुप्त। गुप्त वंश एक शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। जिसे क्या कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, इन्हीं के एक दरबारी कवि थे हरिसेन। दरबारी कवि जो थे, क्या नाम था उनका? हरिसेन। ठीक है, जिन्होंने रचना की थी किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग
प्रशस्ति की। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति। कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया था, मुरुंड देश। मैंने आपको ये पहले ही बताया है, ऐतिहासिक परिचय में आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड में यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं तो कुछ गधों को ये समझ में नहीं आएगा। प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है, मुरुंड देश, मुरुंड देश, ठीक है। और इसी के शासन काल में एक शासक जो हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय एक जो चीनी यात्री है फाहियान, चीनी यात्री जो है फाहियान, ठीक है। तो फाहियान जो थे इन्होंने झारखंड को किस नाम से पुकारा, कुकुटलाड, कुकुटलाड, ठीक है। और ये कौन थे, तो ये चीनी यात्री थे, चीनी यात्री जो किसके शासन काल में आए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, ठीक है। देखिए इसी में आप लोग एक नोट बना लीजिए। झारखंड में आपने सुना होगा मुंडा प्रथा, उसके बाद महतो, और क्या होता है कि मुंडारी प्रथा, ठीक है। मुंडारी कहते हैं, सॉरी भंडारी प्रथा, ठीक है। झारखंड में मुंडा पाहन महतो, मुंडा पाहन महतो तथा, एक मिनट, मुंडा पाहन महतो तथा भंडारी प्रथा का प्रचलन गुप्त काल का ही देन है, गुप्त काल का ही देन है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, तो गुप्तोत्तर काल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक शशांक नाम का एक शासक था, बंगाल शासक। वो जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, जिसे बौद्ध धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो वो क्या करता है कि झारखंड में सारे जो बौद्ध स्थलों को उसे नष्ट कर देता है, ठीक है। देखिए गुप्तोत्तर काल में, एक मिनट, मेरे हाथ में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए गुप्तोत्तर काल में झारखंड, गुप्तोत्तर काल में शशांक का आधिपत्य झारखंड क्षेत्र में, आधित्य लिखा गया ना, ये आधिपत्य मतलब अधिकार, शशांक का आधिपत्य झारखंड क्षेत्र में रहा, तो शशांक जो था वो क्या था, तो बंगाल शासक था, ठीक है। और ये क्या था, तो शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो कहाँ था, अधिकार क्षेत्र जो था इसका, अधिकार क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो ये तीनों क्षेत्रों पर क्या हुआ था, उसका अधिकार हो गया था, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शैव धर्म का अनुयायी था, तो इसने क्या किया था, जो बौद्ध धर्म के जो थे ना, बौद्ध धर्म के जो उपासक थे
या बौद्ध धर्म को जो मानते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले का इन्होंने, एक मिनट, पीछे वाले स्लाइड पे मैंने यहाँ पे इस जगह मेरा फोटो आता होगा ना, आप लोग को दिख नहीं रहा है, इसे मैं मिटा देती हूँ और यहाँ पे इसको इस तरफ कर देती हूँ, ठीक है। मैं इसे इस साइड पे लिख देती हूँ, पर्याग प्रशस्ति में से मुरुंड देश का आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। और भी स्लाइड्स में हुए हैं क्या? नहीं, उतना तो कुछ खास नहीं गया है। चलिए देखिए, बौद्ध धर्म को मानने वाला का इन्होंने उत्पीड़न शुरू कर दिया, इन्होंने उत्पीड़न शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि बौद्ध धर्म के प्रति क्या करता है, असहिष्णुता की नीति अपनाता है। कौन? तो शशांक जो है वो बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाता है, असहिष्णुता की नीति अपनाई और झारखंड में बौद्ध स्थलों को नष्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से झारखंड में जो है वो बौद्ध धर्म के जगह पे कौन सा धर्म का प्रचलन शुरू हो गया? तो बौद्ध धर्म के जगह पे क्या आ गया? तो हिंदू धर्म का क्या हो गया? प्रचलन स्थापित हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म क्या हो गया? ये इसका क्या बोलते हैं, इसका पतन हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगला स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है क्या कि इसका जो अधिकार क्षेत्र था कहाँ कहाँ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो ये जो झारखंड में ये पहला शासक था, जिसकी राजधानी जो है, पहला शासक जिसकी राजधानी सिंहभूम में थी, जिसकी राजधानी सिंहभूम क्षेत्र में थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि इसका जो अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ हुआ? इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो देखिए ये जो तीनों एरिया है, ये तीनों में शासन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके वजह से क्या हुआ था ना कि इन्होंने राजधानी तो सिंहभूम में बनाई ही थी, इसके अतिरिक्त दो राजधानियां थी, दो अतिरिक्त राजधानियां कौन कौन सी थी? तो एक आपका संथाल परगना का बड़ा बाजार, और दूसरा था आपका दुलमी जो है अभी वर्तमान में धनबाद क्षेत्र में है, ठीक है, धनबाद क्षेत्र, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा, देखिए इन्होंने, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया था, तो बौद्ध धर्म के जितने भी स्थल थे उनको क्या किया? बौद्ध स्थलों को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था।
तो नष्ट तो कर दिया, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, तो शिव मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, शशांक ने अनेक शिव मंदिरों का शशांक ने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक है हमारा कौन सा, तो वेणु सागर का शिव मंदिर है। वेणु सागर जो कहाँ पे पड़ता है, तो सिंहभूम तथा मयूरभंज, सिंहभूम तथा मयूरभंज की सीमा पर स्थित है। सिंहभूम तथा मयूरभंज की सीमा पर स्थित। ठीक है, चलिए आगे जो है, ये तो हमारा हो गया। अगला जो स्लाइड है वो है हमारा पूर्व मध्यकाल में झारखंड। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पहले हम पूर्व मध्यकाल देख लेते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में झारखंड, तो आपने पढ़ा होगा कि कन्नौज आपने सुना है ना, तो कन्नौज पर अधिकार के लिए क्या हो रहा था, तो त्रिदलीय संघर्ष हो रहा था। त्रिदलीय संघर्ष, जिसमें 3 वंश के राजा जो है वो क्या कह सकते हैं कि युद्ध कर रहे थे, जिसमें एक थे तो आपका पाल वंश, और दूसरा एक राष्ट्रकूट, और तीसरा जो थे वो थे आपके प्रतिहार। तो इनकी जो प्रतिद्वंद्विता जो चल रही थी, इसका जो इफेक्ट है वो झारखंड में भी पड़ा था। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा, तो झारखंड में भी पड़ा, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो कौन कौन से निर्माण हुए थे मंदिरों में, तो घाघरा में एक हापामुनि गांव है। घाघरा में हापामुनि गांव में महामाया मंदिर, घाघरा में हापामुनि गांव में महामाया मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण हुआ। तो इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो इसके निर्माणकर्ता या स्थापना किसने की थी, तो गजघंट राय ने की थी। किसने की थी, गजघंट राय ने की थी। ठीक है, दूसरा जो है, ये तो पहला हुआ, दूसरा आपका एक टांगीनाथ मंदिर है। टांगीनाथ मंदिर जो कि आपका स्थित है कहाँ पे, तो गुमला में। कहाँ स्थित है, गुमला में। ठीक है, इसी में लिख देते हैं, नहीं इसमें तो भी जगह बचा हुआ है। 3rd नंबर पे जो है आपका एक भद्रकाली मंदिर है। भद्रकाली मंदिर बहुत लोगों ने इसे सुना भी होगा। ठीक है, तो भद्रकाली मंदिर जो है वो इटखोरी में है, इटखोरी चतरा। ठीक है, और ये जो मंदिर है वो पालकालीन मंदिर है, यानी कि पाल वंश के समय बनाई गई थी। ठीक है, पालकालीन। और चौथा जो है वो है हमारा क्या, तो छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल तो हमने देख लिया। इसका थोड़ा सा सेगमेंट कुछ और बचा हुआ होगा। पूरे मध्यकाल का प्राचीन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्राचीन जो है, जो हमने यहाँ से शुरू किया, देखिए यहाँ से जो हमने शुरू किया ये हम लास्ट तक गए। ठीक है, और मैंने आपको पूर्व मध्यकाल इसलिए बताया क्योंकि उसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, तो मध्यकालीन स्टार्ट करना है। कहाँ चला गया, एक मिनट। ठीक है, तो मैंने आपको पूर्व मध्यकाल इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसके बाद हमें मध्यकालीन पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारा ये आज पूरा कंप्लीट हो गया है। कौन सा, तो प्राचीन काल का इतिहास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन झारखंड का इतिहास। ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।